बन आप मुझे बता दे, स्क्रीन शो हो रही है तो। नहीं हुई अभी मैम। ओके, अब हो रही है। जी हाँ अभी जी। होगी। ओके, हम लोग करते हैं स्टार्ट लेक्चर। चीज देख रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स ने इक्वेशंस भेजे हैं वो हम लोग पहले देख लें। वो मैंने देखी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड एफर्ट मेमूना कि आप लोगों ने इतना किया है कि आप लोग खुद सॉल्व करेंगे तो तब भी आप लोग सीख सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है इसमें आपने कुछ मिस्टेक्स की हुई थी, तो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा कि इक्वेशन बैलेंस कैसे करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्या था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे ये बताएं कि इसमें आपने O2 लिखा हुआ है या O2 नहीं लिखा हुआ। नहीं मैम, O2 नहीं है, जी ठीक। बस O ही है। जी फिर ठीक है, गुड हो गया, ये बिल्कुल ठीक है कि लेफ्ट साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास दो मैग्नीशियम है। इन्होंने किया दो मैग्नीशियम, तो राइट साइड पे भी दो मैग्नीशियम, लेफ्ट पे दो ऑक्सीजन एंड राइट पे भी दो ऑक्सीजन। ये जो टू है ना, ये होल के साथ है, जितना मॉलिक्यूल है इस पूरे के साथ टू है। तो ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है। देन सेकंड हम लोग देख देते हैं, ये कंबस्टन रिएक्शन है, और कंबस्टन रिएक्शन में याद रखें जब भी मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं ना, जो फुल कंबस्टन होती है उसमें हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनता, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 बनता है। आपने यहाँ लिख के शायद CO2 को रिमूव कर दिया है कि मतलब वो बैलेंस करने के लिए, लेकिन जो है ऐसे हम लोग बैलेंस नहीं कर सकते ना। जो हमारा प्रोडक्ट बनना है वो तो प्रोडक्ट सेम बनेगा, बाद में हम लोग नंबर ऑफ मोल्स को बैलेंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ बनेगा तो CO2 ही, यहाँ टू तो आएगा ही आएगा। ठीक है, देन अब हम लोग बैलेंस करते हैं। अब देखें दो ऑक्सीजन है, यहाँ भी दो, टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ भी इक्वेशन के साथ 2 आ जाएगा। ठीक है, 2O2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 4 हो गए, यहाँ भी 4 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। सिंपल, वन कार्बन लेफ्ट पे भी राइट पे भी, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है। और अगर प्रोटॉन या हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी 2 2 द 4, तो अब ये इक्वेशन सही है। ठीक है, मैं उन्हें इसमें आपकी मिस्टेक है। देन हम लोग देखते हैं फेरस सल्फाइड की एग्जांपल है कि आयरन ने और सल्फाइड ने आपस में रिएक्ट किया तो आयरन सल्फाइड बनाया। ये सिंपल इक्वेशन थी कि sp2+ स्टेट होती है, sp2- होती है, सिंपल आपस में एक एक मोल रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट में भी एक आयरन और एक सल्फाइड बनाया। ये बिल्कुल करेक्ट है। देन अमोनिया का प्रोसेस है, N2+H2 रिएक्ट करेगा तो अमोनिया बनाएगा। ठीक है, 3 हाइड्रोजन, इन्होंने हाइड्रोजन के साथ 3 लगा दिया क्योंकि अब 2 के साथ तो ऐसा कोई नंबर नहीं था कि जैसे यहाँ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ 3 आ जाए, तो हम लोगों ने क्या किया, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दिया। ठीक है तो ये इक्वेशन भी बिल्कुल ठीक है कि दो नाइट्रोजन, दो और दो नाइट्रोजन, और 2 3 6, 6 हाइड्रोजन। तो ये इक्वेशन भी बिल्कुल ठीक है। देन Na और Cl2, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो हमारा कॉमन साल्ट होता है जो हम घरों में भी यूज करते हैं, NaCl बनेगा। और यहाँ पे 2 क्लोरीन्स थे, 2 क्लोरीन्स, 2 क्लोरीन्स पूरे हैं। ठीक है, और सोडियम है तो इन्होंने उसे बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 2 लगा दिया। देन हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक हुई हुई एग्जांपल। ओके, देन इनका हम लोगों ने इक्वेशन करनी थी कंप्लीट। तो मैमूना यहाँ आपने मिस्टेक की है। आयरन का क्या सिंबल होता है, Pb तो नहीं होता, आयरन का तो होता है लेड। ये तो लेड का होता है, Pb लेड होता है। आयरन का क्या होता है, Fe होता है। यस मैम, Fe होता है। तो आपने ये Pb लिखा है, लेड लिख, कोई नहीं। ठीक है, तो ये Fe होगा और साथ में ये 2HCl बनेगा। ठीक है, ये सही है। और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगी, FeCl2 होती है। ठीक है, 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
FeCl2। अब ये प्रोडक्ट बनेगी तो हम लोग क्या करते हैं, आयरन तो एक ही है सिंपल, ठीक है, तो इसके साथ तो 2 लगाने की या 1 लगाने की जरूरत नहीं है, एक इधर है इधर है। और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम लोग क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 क्लोरीन है, तो हमें यहाँ भी 2 क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ 2 क्लोरीन है तो उधर भी 2, तो हम लोगों ने 2 लगा दिया। और साथ में ये साइड प्रोडक्ट में ये H2 ही बनेगा, ठीक है, बाकी ठीक है। लेकिन ये है कि यहाँ पे सिंबल थोड़ा सा मिस्टेक था। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये तो सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी हम लोगों ने बड़ी कॉमन एग्जांपल पढ़ी थी कि कैल्शियम, ठीक है, और कार्बन, एक कैल्शियम एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ये क्या बनाते हैं, ये भी आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ थी, मैंने देखा था, ये CO3 नहीं बनाते, ये कुछ और बनाते हैं। इसे देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आप इसमें आई थिंक कार्बोनेट्स बनाते थे। देन मीथेन और ऑक्सीजन वाली एग्जांपल वही कंबस्टन वाली। अब यहाँ पे मैमुना आपने बिल्कुल एग्जांपल ठीक की हुई है, लेकिन जो पहले की हुई थी पहले भी यही एग्जांपल थी कि मतलब कंबस्टन रिएक्शन था, यहाँ पे आपने बिल्कुल सही कार्बन डाइऑक्साइड और वो बनाया, लेकिन पीछे थोड़े मिस्टेक किए, तो ये आप देख, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करेंगे, ठीक है, और ये बनाएंगे, देन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ये रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमारा मोस्ट कॉमन जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का, कि जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं, तो इसमें ग्लूकोज बनता है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा रिएक्शन है, सिंपल है भी नहीं। तो इसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O, ठीक है, ये रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, हमारे पास C6H12। आप लोग मेडिकल वाले हैं, आप लोग फोटोसिंथेसिस तो बार बार रिवाइज होती रहेगी, और O6 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, और साथ में प्लस में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, इससे अब आप लोगों ने खुद से करेक्ट करना है कि यहाँ पे जिस तरीके से 6 कार्बन है तो यहाँ पे भी 6 कार्बन होने चाहिए, तो डायरेक्ट हम लोग 6 लगा देते हैं, सिंपल 6, ठीक है, 6 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 12 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो हम लोग यहाँ भी 6 लगा देते हैं, यहाँ पे भी अब अगर नजर आ रहा है तो 6 लगा देते हैं, ठीक है, तो 6 टू द 12 हाइड्रोजन पूरे हो गए, कार्बन भी पूरे हो गए। अब बारी आती है ऑक्सीजन की, और हमें पता है जो इसमें फोटोसिंथेसिस में एक साइड प्रोडक्ट भी बनता है, वो क्या होती है, ऑक्सीजन, क्योंकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है ना, तो ऑक्सीजन हमें मिल जाती है, ठीक है, तो प्लस इधर क्या आएगा, O2, जो प्लांट एक्सहेल करते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन कितने, कार्बन और हाइड्रोजन तो पूरे हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2, कितने हो गए, 8 हो गए, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 6 टू द 12, 12 और 6 18, 18 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है, और यहाँ पे 6, और अगर हम लोग यहाँ 6 लगा दे तो यहाँ इस ऑक्सीजन के साथ, तो 6 टू द 12, 12 और 6 18, तो अब इक्वेशन कंप्लीटली बैलेंस हो गई, ठीक हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेंगे तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आएंगे। क्लियर, मैमूना समझ आ गई, यस मैम। ठीक है, और बाकी क्या था, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन था, ठीक है, CaCl2 है, वाटर कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना इसमें आपने देखे थे कि कंप्लीट थे, कैल्शियम तो ठीक है, एक कैल्शियम इधर है एक इधर है, ठीक है, हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, अजान हो रही है, देन हम लोग इसे कंटिन्यू करते हैं।
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैं शेयर कर देती हूँ स्क्रीन। शेयर हो रही है अब आप लोगों को स्क्रीन? स्क्रीन शेयर जी हो रही मैम हो रही है। है? ओके, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इस इक्वेशन में बैलेंस कैसे करना है। इक्वेशन बैलेंस करना इतना मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर है। क्या आप लोग जो लेफ्ट साइड पे या जो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं और उन्हें प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स से इक्वल कर दें। जिस तरीके से यहाँ देखिए, लेफ्ट पे एक कैल्शियम है, राइट पे भी एक कैल्शियम है, इक्वल। ठीक है, अब कार्बन प्रोटॉन गिन लें। प्रोटॉन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन हैं। हाइड्रोजन को केमिस्ट्री में प्रोटॉन्स भी कहते हैं, क्योंकि हमेशा एक इसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, वो लूज कर देते हैं, तो इसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन बचता है, इस वजह से इसे प्रोटॉन भी कहते हैं। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन हैं और वाटर बना है, तो ये 4 हाइड्रोजन ओके सेटिस्फाई है। हाइड्रोजन भी। अब कार्बन की बात करते हैं, 2 कार्बन है। यहाँ पे कितने कार्बन? यहाँ पे भी 2 कार्बन है, ये भी सेटिस्फाइड है इक्वेशन। और ऑक्सीजन कितना है? 3 2 6, और यहाँ पे कितने हैं? 2 और 2 6, गुड हो गया। देन हाइड्रोजन भी सेटिस्फाई, क्लोरीन रह गए। क्लोरीन जो है वो 2 और 2, ठीक है, गुड हो गया। ये तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। देन सोडियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, NaCl और Br2 देता है। NaCl सोडियम जो है, ठीक है, दोनों तरफ 2 2 हैं, एंड ब्रोमीन भी 2 है। Cl2, ठीक है जी, ये भी ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन है, अमोनियम सल्फेट बनता है, और साथ में वाटर बनाया है आप लोगों ने। सल्फर भी एक है, ठीक है, ये तो पूरा सल्फेट ग्रुप एक है, अमोनियम भी एक है। और H2O, वाटर, हाइड्रोजन कम नहीं है? हाइड्रोजन इश्यू कर रहे हैं क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ एक है, तो हाइड्रोजन तो सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ 3 हो गए और यहाँ पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। इसे बैलेंस करना पड़ेगा, ये बैलेंस नहीं है। कि अगर कैसे होगा बैलेंस? इसे बैलेंस करना है, ठीक है, इसमें देखिए कहाँ गड़बड़ है, इसे बैलेंस करें फिर से। और देन जिंक है और HCl है, जिंक क्लोराइड बना देगा और हाइड्रोजन है, 2HCl आ गया, ठीक है, क्लोरीन तो पूरे हो गए और हाइड्रोजन भी, और बाकी सही है, जबरदस्त हो गया, गुड, बाकी ठीक है। देन हम लोग अब अपना नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पिछला चैप्टर रीड किया होगा। देखिए, जिन स्टूडेंट्स को फिक्र है या टेंशन है कि उन्होंने करना है, अच्छा परफॉर्म करना है एग्जाम्स में, वो डेफिनेटली रीड करेंगे, कोशिश करेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं भी समझ आती, लास्ट लेक्चर में आप अगेन मुझसे अगली क्लास में पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप रीड नहीं कर रहे, आप इसे कैजुअली ले रहे हैं कि क्योंकि आपके पास टाइम भी शॉर्ट है और काम बहुत सारा है, अगर आप इसे कैजुअली लेंगे और अपनी बाकी मसरूफियात को फोकस देंगे, तो फिर डेफिनेटली मुश्किल है। ठीक है, जितना ज्यादा फोकस से पढ़ेंगे, क्वेश्चन करें, नई बात समझ आ रही, एक्सरसाइज नहीं सॉल्व हो रही, मतलब जो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ आप क्लास में नहीं, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप वाली अपॉर्चुनिटी भी है कि आप उधर क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। जब मैं मतलब फ्री होंगी, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में लेक्चर काफी हो गया, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वाटर को। वाटर द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ, हमारे जीने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखना है कि वाटर का बिहेवियर किस तरह का है, वाटर की बेसिकली केमिस्ट्री क्या है, वाटर की बॉन्डिंग कौन सी होती है, वाटर की अपीयरेंस, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, और वाटर का बिहेवियर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस की तरफ कैसा होता है, किन में वाटर सॉल्युबल होता है, किन में नहीं होता, और जिनमें सॉल्युबल होता है क्यों होता है, वाटर पोल्यूशन क्या होती है, वाटर की वजह से डिजीजेज कौन सी हो रही है, मतलब ये सारी बातें, वाटर की सारी होल केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में। स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले क्या है कि इंसानी जिंदगी में वाटर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इंसान ने इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा देखी। अब वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है? दो रीजन की वजह से। पहला तो ये है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हर लिविंग सेल के लिए, फॉर एग्जाम्पल वो प्लांट है उसके लिए वाटर जरूरी है, एनिमल है, ह्यूमन है, सबके लिए, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या हमें पता है ह्यूमन बॉडी भी 70% वाटर पे कंप्राइज करती है, ठीक है। सेकेंडली ये क्या करता है, इन्वायरमेंट को और एनिमल्स को, प्लांट्स को, ये क्या करता है, एक माहौल, मतलब एनिमल्स और प्लांट्स को एक माहौल प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी जिंदगी जो है ना पानी पे गुजारते हैं, बगैर पानी के नो लाइफ। आप कितने दिन भूखे आप फिर भी रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्यास से ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकते। पानी के बगैर हम लोग लिविंग जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो नहीं रह सकते। हम लोग डेली लाइफ में ड्रिंकिंग के लिए, कुकिंग के लिए, वॉशिंग पर्पसेस के लिए पानी यूज करते हैं, ठीक है। देन जो क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है मेजर फैक्टर इन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द। मतलब ये है कि जो पानी की क्वालिटी है वो मैटर करती है कि हम लोग कौन सा पानी पी रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग अगर पोल्यूटेड वाटर पी रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा पोल्यूटेड वाटर। लेट मी चेक की रिकॉर्डिंग ऑन है। ओके, अगर हम लोग पोल्यूटेड वाटर पीते हैं तो उससे डेफिनेटली क्या होगा, डिजीजेस काज होंगी। अब हमारी जो वो है ओवरऑल पानी की क्वालिटी है दिन ब दिन खराब होने लग पड़ी है, पानी पोल्यूट होने लग पड़ा है क्योंकि हमारी एक्टिविटीज ही ऐसी हैं, ठीक है। हम लोग गार्बेज है यूं ही फेंक देते हैं, ठीक है। तो पानी की जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, ठीक है। वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर मतलब रैपिड प्रोडक्शन यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल, बहुत से केमिकल्स की प्रोडक्शन हो रही है, और बहुत से केमिकल जैसे फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज हो रहे हैं, और जो लैंड वगैरह से केमिकल निकल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दिन ब दिन हमारे पानी को पोल्यूट कर रही हैं, ठीक है। तो ये है कि अब हमारे पास ये भी खतरा हो गया जो ग्राउंड वाटर है कि वो भी पोल्यूट हो जाएगा इन वेस्ट केमिकल से, ठीक है। तो बहुत सी वाटर बॉर्न डिजीजेज होती हैं कि इस डर्टी पानी पीने की वजह से या पोल्यूटेड पानी पीने की वजह से बहुत सी ऐसी डायरिया वगैरह की डिजीजेज होती है, टाइफाइड होता है, और भी बहुत सी डिजीजेज है। इवन कैंसर काजिंग एजेंट्स भी पानी में पाए जाते हैं क्योंकि हमारी कितनी इंडस्ट्री है, एक्सप्लोसिव बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो क्या कहते हैं ऑर्गेनिक पोल्यूटर्स रिलीज कर रही है, जिस तरह डीएनटी होता है, टीएनटी होता है, और भी बहुत से केमिकल्स होते हैं। टेक्सटाइल बनाने वाली इंडस्ट्री, डाइज बनाने वाली इंडस्ट्री, हर तरह की इंडस्ट्री है तो तरह केमिकल रिलीज हो रही है, वो हमारे ग्राउंड वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, उनकी वजह से डिजीजेस काज हो रही है, ठीक है। और ये जो वाटर है ये अब हर जो शहरी का है वो मसला बन चुका है। डेफिनेटली एवरीवन वांट्स टू बी हेल्दी लाइफ, लेकिन यह है कि पानी की वजह से बहुत सी डिजीजेस, जितनी ज्यादा पोल्यूटेड, जितनी ज्यादा इन्वेंशन हो रही है ना, उतना ज्यादा हम लोग अगर देखें तो बीमारियां भी डायग्नोज हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं इन्वेंशंस के साइड इफेक्ट जो है वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत से थ्रेट्स होते हैं। पानी की अक्रस है, कहाँ पानी कितना परसेंट पाया जाता है, ये है कि पानी कहाँ कहाँ मौजूद है और कितनी परसेंटेज में। मेरी आवाज क्लियर है? मेरी आवाज क्लियर है ना सब स्टूडेंट्स को, और स्क्रीन भी? जी मैं ओके। और स्क्रीन भी क्लियर है। ओशंस जो होते हैं, जो समुद्र वगैरह होते हैं, उन उससे 97%, जो पूरी दुनिया का 97% वाटर है वो ओशंस में पाया जाता है। बाकी पानी जो होता है 3% वो ग्लेशियर्स की फॉर्म में, जो बर्फानी तोदे जिन्हें हम लोग कहते हैं, आइस कैप्स, ग्राउंड वाटर, इनलैंड वाटर, मतलब रिवर्स, लेक्स, स्ट्रीम्स वगैरह, इन जगहों पे पाया जाता है, ठीक है। पानी एटमॉस्फेयर में भी मौजूद होता है, हमें पता है पानी क्या होता है, नमी की फॉर्म में होता है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में भी मौजूद होता है। अब जो हमें पता है समुद्र का पानी होता है वो पीने के काबिल नहीं होता, नमकीन पानी होता है, उसमें साल्ट्स होते हैं जो एक हेल्दी पर्सन के लिए बहुत ज्यादा अनफिट होते हैं, ठीक है। तो मतलब 97% तो पानी वैसे ही हम नहीं पी सकते, नहीं यूज कर सकते अपने कामों के लिए। बाकी बचे 3% फ्रेश वाटर है। अब उस 3% में भी कमी हो रही है अब हमारी अपनी एक्टिविटीज की वजह से। जितनी इन्वेंशन उतना ज्यादा पानी पोल्यूट हो रहा है, तो इतनी वजह से वो जो वाटर बोर्न डिजीजेज है वो काज हो रही है, ठीक है। और जो सी वाटर है वो इवन एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए भी वो क्या है, अनफिट है, ठीक है, क्योंकि उसमें साल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। हम कहते हैं ना समुद्र का पानी नमकीन होता है,
तो उसमें मुख्तलिफ तरह के साल्ट, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड, मुख्तलिफ तरह के साल्ट होते हैं। तो मतलब अब हमारे पास सिर्फ 0.2% जो वाटर रहेगा ना पूरा अर्थ पे, वो पोर्टेबल है, मतलब हम लोग यूज कर सकते हैं ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है। अब अगर देखिए ये इन्होंने एक ग्राफ सा बनाया हुआ है कि फुल मतलब ये जो 91% है ये तो हो गया ओशन का, ऐसे तो निकाल दो क्योंकि इसमें साल्ट होते हैं तो हम लोग नहीं पी सकते। देन ग्लेशियर्स और आइस कैप है जो 2.1% है, ठीक है, ग्लेशियर्स में। और ग्राउंड वाटर 0.6%, एटमॉस्फेरिक परसेंट है, और इनलैंड वाटर जो बेसिकली ये इनलैंड वाटर है ना, ये वाला ये हमारे पीने के काबिल है, ठीक है। तो पानी बहुत ज्यादा कमी है, पानी की बहुत कम पानी, कोशिश करें पानी जाया ना करें क्योंकि सिर्फ इतना थोड़ा सा पानी रह गया। अब हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज क्या है वाटर्स की, कि पानी की अपीयरेंस किस तरह की होती है, पानी कलर किस तरह का होता है, पानी का टेस्ट किस तरीके से होता है, ठीक है, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी सरफेस टेंशन, ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या होती हैं कि जिनमें कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा होता उसे फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं, ठीक है, कि जो सिंपल देखने में कैसा है, सुनने में, मतलब टेस्ट करने में, और ये सारी बातें। तो वाटर हमें पता है दो एलिमेंट से मिलकर बनता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, H2O, ठीक है, एक ऑक्सीजन होता है और दो हाइड्रोजन होते हैं। अपीयरेंस क्या होती है इसकी, पता है पानी का कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस, मतलब इसकी कोई स्मेल नहीं होती पानी की, ठीक है, ऑर्डरलेस होता है, और टेस्टलेस होता है, कोई जायका भी नहीं होता नेचुरल स्टेट में। हाँ, हम लोग कितनी दफा कहते हैं पानी का जायका होता है, उसमें भी ये होता है कि मुख्तलिफ तरह के माइनरल्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से पानी का कितनी दफा टेस्ट आता है, या पानी का कुछ थोड़ा बहुत कलर शो होता है, वरना पानी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, नो स्मेल, नो टेस्ट, नो कलर, ठीक है। और जो पानी का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है सॉलिड स्टेट में, यानी क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होता है सॉलिड में, पानी क्या होता है, क्या होता है, कोई बताए पानी सॉलिड स्टेट में क्या होता है, कोई स्टूडेंट जिसे पता हो कि व्हाट इज द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। बर्फ नहीं होता, सिंपल सी बात है। जब पानी बर्फ होता है तो सॉलिड होता है ना, उसकी सॉलिड स्टेट होती है। तो कहते हैं कि उस जो सॉलिड स्टेट या बर्फ की जो शक्ल होती है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है, या उसकी स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट, इस पे वो बॉयल होता है, ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, लिक्विड से गैस स्टेट में चेंज होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जब किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो उसके सराउंडिंग के प्रेशर के इक्वल आ जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट है, तब वो बॉयल होता है। कभी कोई चीज बॉयल तब होती है कि जब उसका उस लिक्विड का बॉइलिंग वेपर प्रेशर और जो सराउंडिंग में वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाते हैं, तब वो चीज बॉयल होती है, ठीक है। और वाटर का भी यही है कि जब वाटर का जो इंटरनल वेपर प्रेशर है और जो सराउंडिंग का एक्सटर्नल वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएंगे, तो हम उस टेम्परेचर को कहेंगे कि उस टेम्परेचर पे पानी बॉयल हुआ है। और वो टेम्परेचर कौन सा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जब पानी बॉयल होता है तो वो क्या बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं, वेपर स्टेट में चला जाता है। देन हमारे पास आता है फ्रीजिंग पॉइंट, पानी फ्रीज कब होता है, जब क्या कहते हैं लिक्विड से सॉलिड बनता है। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस है वो लिक्विड से सॉलिड में जाता है उसे हम क्या कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अगर वाटर की बात करें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। और अगर वही हम लोग टेम्परेचर फॉरेन हाइट्स में देखें, ठीक है, टेम्परेचर की मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं ना, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन होता है, फॉरेन हाइट होता है, ठीक है। तो अगर डिग्री सेंटीग्रेड में ये 0 डिग्री है तो वो फॉरेन हाइट में 32 डिग्री फॉरेन हाइट होता है, ठीक है। देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ये भी वाटर की प्रॉपर्टी है। वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4.2 जूल पर ग्राम होती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है, कि मतलब जो रूम टेम्परेचर होता है, तो ना ज्यादा सर्दी गर्मी में जो नॉर्मल रूम उसे हम लोग कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर की, जो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है 4.2 जूल होती है, ठीक है। क्योंकि वाटर में क्या हो रही होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मैं अगर आपको पिक्चर दिखाऊं तो यहाँ आगे होगी, ये ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये जिस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में उसमें एक बॉन्ड होता है जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान होता है, ठीक है। तो वाटर के मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो किससे बनते हैं, ये इस तरीके से शक्ल बनाते हैं, तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ते हैं।
ये वैल्यूज आपको पता हो कि किस पे वो फ्रीज होता है, किस पे बॉयल होता है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है। देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कि उसके कितना मास है और उसने कितनी जगह बिखेरी हुई है, उसे हम लोग कहते हैं डेंसिटी, उसकी सकाफत को कहते हैं उर्दू में। अब अगर बात करें डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी क्या होती है, इट इज द वेट ऑफ द वाटर, वेट ऑफ द वाटर या मास ऑफ द वाटर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। द मास ऑफ द वाटर पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी, जो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, ठीक है, कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसकी डेंसिटी उसके अकॉर्डिंगली होगी। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास डेंसिटी। और वाटर की डेंसिटी अगर 0 डिग्री पे बात करें तो इसकी 0.998 ग्राम पर सीएम क्यूब होती है। पर ग्राम पर सीएम क्यूब कैसे आया, ये मास का यूनिट क्या होता है, ग्राम होता है, और सीएम वॉल्यूम का क्या होता है, सीएम क्यूब। लेकिन ये नीचे है तो जब ये ऊपर आएगा तो CM-3 आ जाएगा। और अगर हम बात करें 4 डिग्री पे, क्योंकि हमने बात किया ना कि डेंसिटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। अब टेम्परेचर जब 0 डिग्री था तो इसकी 0.998 थी, अब जब टेम्परेचर 4 डिग्री हो गया है तो इसकी जो डेंसिटी है वो हमारे पास क्या हो गई, 1 ग्राम पर सीएम क्यूब हो गया। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ वाटर, वाटर की विस्कोसिटी थिकनेस क्या होती है। इस तरह हमारे पास वाटर की विस्कोसिटी ज्यादा होती है या हनी की होती है, बताएं कि मतलब कौन ज्यादा चीज थिक होती है, पानी ज्यादा थिक होता है या शहद, दोनों में से कौन सी चीज। शहद ज्यादा थिक होता है मैम। हाँ जी, तो जो शहद होता है उसकी विस्कोसिटी पानी से ज्यादा होती है। तो मतलब हम लोग अगर कह सकते हैं विस्कोसिटी को डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस टू फ्लो, कि मतलब कि उसे फ्लो करने में जितनी मुश्किल आएगी ना वो उतना ज्यादा मजाक ना होता। क्या हमें अगर देखिए पानी इजीली फ्लो कर जाता है एक जगह से दूसरी जगह से बह जाता है, लेकिन वो हनी बहुत आहिस्ता आहिस्ता उसकी रुकावट हो, क्योंकि उसकी क्या होगा कि वो मोशन स्लो है। तो विस्कोसिटी क्या होती है, फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो, कि उसे बहने में या फ्लो करने में जितनी मुश्किल आएगी ना उसे हम लोग क्या कहेंगे, विस्कोसिटी कहेंगे। ठीक है, तो कहते हैं दूसरे लफ्ज में हम लोग विस्कोसिटी को थिकनेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिरप और वाटर, ठीक है, इस सिरप की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी ऑफ वाटर की इन्होंने दी हुई है सेंटीपॉइज में दी हुई है, ठीक है, ये इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट है 0.89 सेंटीपॉइज है। देन सरफेस टेंशन क्या होती है वाटर की, सरफेस टेंशन इट इज द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड टू श्रिंक इन मिनिमम सरफेस एरिया, कि मतलब एक जगह पे एक खास एरिया में वो कितना आ सकता है, वो फ्लूइड कितना खुद को श्रिंक करके, श्रिंक किसे कहते हैं, सुकड़ने को, ठीक है, कि एक खास एरिया में वाटर कितना, उसकी कितनी वो टेंडेंसी है, टेंडेंसी उसकी कितनी काबिलियत की कितनी हिम्मत है कि वो किसी खास एरिया में फिट हो सकता है। ठीक है, तो वाटर की सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, इसकी सरफेस टेंशन क्या होती है, मीटर न्यूटन पर मीटर होती है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, कि इसके हाई सरफेस टेंशन की वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो पानी पे मूव कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट, ठीक है, क्योंकि वाटर की सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होती है, इसकी वजह से जो मतलब बहुत से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वो पानी की सरफेस पे बगैर किसी मुश्किल के इजीली वॉक कर सकते हैं, ठीक है। देन वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिजिक्स में भी पढ़ते रहते हैं कि कोई भी लाइट जो है ना किसी भी मीडियम में कितनी जल्दी से पास आउट या कितनी आसानी से पास आउट होता है उसे हम लोग कहते हैं कि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब वाटर में कोई लाइट का इंटरेक्शन क्या होगा कि लाइट आसानी से होगी या मुश्किल होगी, तो उसे हम वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं कि हाउ फास्ट द लाइट रीच द मटेरियल, कि किसी भी मटेरियल में लाइट कितनी आसानी से पहुंच सकती है, रीच कर सकती है, वो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 एट 20 डिग्री। ये आप लोगों की सही प्रैक्टिस होगी कि इसमें अच्छी खासी वैल्यूज हैं, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, द मेजर ऑफ द सब्सटेंस एबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी को इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर सके। हमें पता है जो वाटर है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वाटर में क्या होता है, वाटर में होता है ऑक्सीजन होते हैं और हाइड्रोजन होते हैं, इनका पोलर बिहेवियर होता है, किस तरीके से होता है, लेट मी ड्रॉ द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन,
ये एक और हाइड्रोजन H2O होता है ना, तो ये इस तरह का वाटर होता है। अब हमें पता है ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, ठीक है। ऑक्सीजन मतलब छठे ग्रुप में आता है। अब छठे ग्रुप में तो वो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और स्टेबल करेगा खुद को। अब ये छठे में आता है तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव होता है, ठीक है। जब ये नेगेटिव होता है तो इस पे पार्शियल माइनस आता है, मतलब आधा सा, पूरा माइनस चार्ज नहीं आता, पार्शियल आता है, ठीक है। पार्शियल मतलब हाफ चार्ज। और इस पे क्या है, अब इस पे माइनस आया तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, पार्शियल प्लस चार्ज, ठीक है। और इसी तरीके से ये दूसरे वाले पे भी, क्योंकि कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुए जिस तरह आयनिक बॉन्ड में होते हैं, ये कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसमें मतलब होते तो जो है वो दोनों शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन जो मतलब वो होता है ना कि दो बंदे फॉर एग्जांपल चीज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें जो ताकतवर बंदा होगा वो क्या करेगा, थोड़ा अपना दबदबा ज्यादा दिखाएगा और ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, ज्यादा चीज अपनी तरफ खींचेगा। वैसे तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, ठीक है। एक इसका होता है और एक इसका होता है। लेकिन क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो बड़ा एक एलिमेंट है और इस पे चार्ज भी ज्यादा होता है, तो ये ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा इस ऑक्सीजन के करीब होंगे, ठीक है। तो इस वजह से इस पे थोड़ा आधा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर दूर है ना, और इसके करीब है तो इस पे आधा सा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, कंप्लीट नहीं आएगा। तो ये होता है हमारे पास। तो इन चार्जेस की वजह से बेसिकली ये क्या करता है, गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि चार्जेस होते हैं तो चार्जेस की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करता है। इस वजह से वाटर, वैसे भी गीला बोर्ड हो ना, इलेक्ट्रिकल बोर्ड, उसे हाथ लगाए तो करंट लगता है ना। तो पानी बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसकी जो इलेक्ट्रिक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो क्या है, 78.6 है। और दिस कॉन्स्टेंट प्ले वेरी क्रिटिकल रोल इन वाटर, ठीक है। और बीइंग अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को क्यों कहते हैं, किसी को पता है तो वो बताए। स्टूडेंट्स, किसी को पता है वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहते हैं। क्योंकि मैम इसमें बहुत ज्यादा तादाद सॉल्यूट की डिजोल्व हो जाती है। नहीं, वजह ये होती है कि बहुत सारे ऐसे सोलूट्स होते हैं जो इसमें सॉलेबल, अक्सर सोलूट जो होते हैं वो इसमें सॉलेबल हो जाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऐसे सोलूट, मतलब अमाउंट के लिहाज से नहीं, कि मतलब इसमें ज्यादा अमाउंट सॉल्व हो जाती है, इसमें बहुत से नंबर ऑफ सोल्यूट सॉल्व हो जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि इसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसमें सॉल्युबल होता है, HCl भी सॉल्युबल होता है, तो ऐसे बहुत से सोल्यूट हैं जो वाटर में, इस वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं कि अक्सर, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। इट इज न्यूट्रल टू लिटमस, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिटमस क्या होता है, जो एसिड और बेसिक को वो टेस्ट करने के लिए यूज होता है, ऐसा ही होता है। तो ये न्यूट्रल होता है लिटमस पेपर की तरफ, क्योंकि ये वाटर ना एसिड है ना बेस होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हमारे पास एम्फोटेरिक होता है, जो एसिडिक प्रॉपर्टीज भी शो करता है, बेसिक प्रॉपर्टीज भी। जब एसिड से रिएक्ट करता है तो बेस होता है, बेस से रिएक्ट करता है तो एसिड। तो लिहाजा ये लिटमस का कलर चेंज नहीं करता। देन इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें 0 डिग्री होता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा है। बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, पता है। मैक्सिमम डेंसिटी भी हम लोगों ने पढ़ी है, 4 डिग्री पे पीछे पढ़ी थी, 1 ग्राम/cm³ होती है। एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है आयनिक के सब्सटेंसेस के लिए और कुछ मॉलिक्यूल। आयनिक का मतलब क्या होता है, जो चार सब्सटेंसेस होते हैं, जिस तरह NaCl है, नमक पानी में कितना अच्छा हल हो जाता है और कितनी आसानी से हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें चार्जेस होते हैं और इस पे भी चार्जेस हैं, ठीक है। तो आसानी से आप इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और सॉल्व हो जाता है, ठीक है। देन इसकी जो हाई हीट कैपेसिटी है, ये भी हमने पढ़ा है, 4.2 जॉल पर ग्राम पर के है, ठीक है। और ये 6 टाइम ग्रेटर होता है, जो इसकी जो हीट कैपेसिटी है वो रॉक से 6 टाइम्स ग्रेटर होती है, ठीक है। ये वाटर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है जो अर्थ के टेम्परेचर को एक रेंज में, एक लिमिट में रखती है। अदरवाइज जो दिन का टेम्परेचर है ना वो नाकाबिले बर्दाश्त होता, ठीक है। और रात का इतना कम होता कि वो फ्रीज मतलब होने पे चीजें आ जाती। लेकिन ये वाटर की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ना हीट कैपेसिटी वाली, उसी वजह से जो इसकी वो कंट्रोल रहता है टेम्परेचर दिन और रात में, ठीक है। और इसकी सरफेस टेंशन भी हाई होती है। ये सारी बातें हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इसमें इतना दोबारा से वो करने की जरूरत नहीं है। और जो वाटर की ये यूनिक प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से कैपिलरी एक्शन होता है, ठीक है, कि मतलब पानी जो है ना रूट से लीव्स तक जाता है। मतलब नीचे से पानी शुरू होता है और हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग तो नीचे रूट्स में ही पानी डालते हैं, तो वो क्या करते हैं, नीचे से ऊपर लीव्स तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब तकरीबन टाइम जो है ना खत्म हो गया है। बाकी ये जो वाटर है ना, इसे हम लोग कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, और इसे कल वाइंड अप करके इसकी एक्सरसाइज, ये वाटर चैप्टर जो वाटर वाला अच्छा खासा लेंथी चैप्टर है।
ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज भी की, तो इससे थोड़ा सा हो गया इसकी मतलब पोल्यूशन है, फिर परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस होती है, परमानेंट हार्डनेस होती है, वाटर साइकिल है। ये इजी चीजें हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ी हैं, तो हम लोग इसे फिर देखेंगे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन यहाँ तक, क्योंकि 1 मिनट से कम टाइम रह गया। समझ आ गई स्टूडेंट्स यहाँ तक, जहाँ तक हमने पढ़ा है? जी मैम। बाकी स्टूडेंट्स को रिस्पॉन्ड क्या करें हम काइंडली? ओके, ठीक है, समझ आ गया सबको। देन अल्लाह